नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने अपने पोस्ट में बताया था कि सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्रों का मैं स्वयं मूल्यांकन आप लोगों से कराऊंगा और यह भी अनुरोध किया था कि आप लोग अपने अपने जो पत्र हैं, यानी कि ये आपका पेपर है, प्रश्न पत्र है, उसको अपने सामने रखेंगे और आप उसका मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि मेरे एक अभ्यर्थी ने पूछा था, आज ही पूछा था कि सर हम इसको नंबर अपने कैसे कैलकुलेट करें कि हमारे कितने नंबर आएंगे। सच बात है, क्योंकि मैं तो बहुत दूर से आपको वॉच कर रहा हूँ, बहुत दूर से आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने भी नहीं आ रहा हूँ, आपकी कॉपी भी मैं नहीं चेक कर पा रहा हूँ और केवल मैं आपको मेंटोरशिप कर रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे पेपर में लिखना है। अब वो तो दौर खत्म हो चुका, अब तो समय आ गया है मूल्यांकन का। तो मूल्यांकन करते समय जो बातें मैं बता रहा हूँ उसके आधार पर मैं आपको अंक दूंगा और उन अंकों को अपने प्रश्न पत्र पर लिखिएगा। आप ये देखिएगा कि जिस प्रश्न में जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उतना लिखा है तो आपको मैं बताऊंगा इतने अंक दीजिए। यदि वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, इसके अलावा मैं पूछूंगा आपसे या पूछूं क्या, मैं बताऊंगा कि आपने केवल इतनी चर्चा कर दिया है तो आप अपने आप को इतने अंक दे दीजिए। अगर आपने छोड़ ही दिया है तो विषय खत्म हो गया, उसमें आप 0 कर लीजिए। अगर आपने अटेम्प्ट किया है और जो मैं बोल रहा हूं उसमें से आपने थोड़ा भी कुछ लिखा होगा मिलता जुलता, तो मैं आपको अंक बताऊंगा, उतना अंक आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आप पूर्णांक करिएगा, टोटल करिएगा और बताइएगा कि आपका सामान्य अध्ययन में कितने अंक बन रहे हैं। यदि मुझे इस वीडियो में समय मिला तो मैं सामान्य हिंदी का भी बता दूंगा, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में सामान्य हिंदी और वित्त के पेपर बोलूंगा। और इतना करने के बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेरे अनुसार जब आप मूल्यांकन करके अंक जोड़ेंगे और जो वास्तव में ओरिजिनल अंक आए वो आप मुझको कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने अनुसार कितनी कट ऑफ जाना चाहिए उसका मैंने उल्लेख कर दिया है। अब आप बताइएगा मेरे स्वमूल्यांकन के अनुसार आपके कट ऑफ कितने जा रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन आपके सामने पेपर होना चाहिए। पेंसिल एक ले लीजिए, पेंसिल से आप उसको अंक लिखने हैं। पहला क्वेश्चन था कि शीत युद्ध के दौरान एवं वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका की चर्चा कीजिए। कोई भी स्टूडेंट हो, नया हो पुराना हो, जिसने कर दिया है, इसने प्रश्न इसको जिसने सॉल्व नहीं किया है, अपने सामने देखे उसका रीजन क्या है। भविष्य में आप किसी परीक्षा में जाएंगे और ऐसे ही गुट निरपेक्ष पर आ जाएगा प्रश्न, तो उत्तर क्या लिखना है आपको पता होना चाहिए। तो केवल इस परीक्षा के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान रखते हुए आप समझिएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है क्या। अगर आपने ये लिख दिया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों बना, तो आप और उसके बाद किन परिस्थितियों बनाया गया, यानी कि आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का उल्लेख किया है कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। नासिर टिटो नेहरू इसके जन्मदाता हैं, ठीक है। क्यों हुआ था, इसका बनने का उद्देश्य नाटो और वार्सा के जो गुट थे उनसे अलग हटकर अपने हितों के संरक्षण के लिए बना था। मतलब कि शीत युद्ध का उद्देश्य, विश्व के 2 ध्रुव थे, विश्व के 2 ध्रुवी जो गुट थे, एक गुट था अमेरिका का, एक गुट था सोवियत संघ का, जिसे आज रशिया कहते हैं। एक पूंजीवादी गुट था, एक साम्यवादी गुट था। इन दोनों गुटों में विश्व बटा था। इनसे बचने के लिए
नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इस उद्देश्य से यह गुट का निर्माण किया गया था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अपने हितों का संरक्षण करेंगे, विश्व शांति पर बल देंगे, भारत ने कहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट ने। और जो नए नए देश स्वतंत्र हुए थे वो अपनी आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, वर्तमान में ये तो हो गया शीत युद्ध के दौरान जो आपका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट था, ये उसका उद्देश्य था। और वर्तमान में ये देश आज भी नॉन अलाइंड मूवमेंट प्रासंगिक है, क्योंकि बहुत से विकासशील देश बिना किसी गुट में शामिल हुए अपने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय ले रहे हैं। रशिया, जैसे कि भारत ने यूएन में समर्थन देने से मना कर दिया, रूस और यूक्रेन के युद्ध पर एब्सटेन कर गया। भारत रशिया और यूक्रेन के युद्ध में दोनों की तरफ से बिल्कुल से न्यूट्रल होकर बात करता है। विश्व के बहुत से मामलों में भारत न्यूट्रल पोजीशन पर रहता है, किसी एक देश का पक्ष नहीं लेता है। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट में की प्रगति है, ये आज के वर्तमान में ये भारत की स्टैंड है। ठीक है, और यही भारत चूंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य देश है, लगभग 120 देश इसके सदस्य हैं। तो आप बात समझ में आ गई। तो अगर आपने इन सब बातों को लिखा है तो आप 20 में से अपने 14 नंबर लिख लीजिए, 14, अगर इतनी बातें लिखाए हैं। और यदि आपने केवल ये लिखा है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट विश्व के जो गुट थे अमेरिका और पाकिस्तान, अमेरिका और रूस, इनके गुट में शामिल ना होकर अपना एक गुट बनाया जो कि निर्गुट था। इसका मतलब ही होता है निर्गुट सम्मेलन नॉन अलाइंड का। और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू प्रवर्तक थे। आज भी भारत इसी प्रकार से काम कर रहा है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, निर्गुट। और आपका जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। विकासशील देशों का ये संगठन है, विकास के लिए काम करता है, हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ बना कर लिखाए हैं जिसमें आपने ना तो बेलग्रेड की बात किया हो, ना तो नासिर टीटो और नेहरू की बात किया हो, आपको बस थोड़ा से पता रहा हो कि अमेरिका और रूस के जो नाटो था या किसी प्रकार का पूंजीवादी गुट था, उस गुट से बाहर रह के काम करने पर, अगर आपको केवल इतना पता हो तो आप 8 से 10 नंबर आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, 8 से 10 नंबर के बीच में दे दीजिए। आपने बहुत अच्छा लिखा हो तो आप उसमें सीधे 13 से 14 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने छोड़ दिया है तो उसमें 0 कर लीजिए। अब आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में 2 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के और 125 शब्दों में उत्तर लिखना था। गुप्त काल में हुई वैज्ञानिक प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। मैंने आपको पहले बता रखा था कि गुप्त काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस पर प्रश्न आएगा, आप तैयार कीजिएगा। तो स्वर्ण युग में साहित्यिक और स्थापत्य और वैज्ञानिक 3 प्रकार की प्रगतियां होती हैं। इसने वैज्ञानिक प्रगति के बारे में पूछ लिया है। तो यदि आपको इसके वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में आप चाहें तो गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय पर साहित्य, कला, धर्म आदि का विकास हुआ और वैज्ञानिक क्षेत्र में गुप्त काल में निम्नलिखित प्रगति थी। तो अगर आपने गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र इन 3 की चर्चा कर लिया है तो आप अपने नंबर 10 में 8 लिख लीजिए। गणित में आर्यभट्ट थे जिन्होंने शून्य की अवधारणा गुप्त काल में दिया था। दशमलव प्रणाली की बात गुप्त काल में हुई थी। बीज गणित, त्रिकोणमिति, वर्गमूल के नियम, ज्योमेट्री, ये सब आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था और ये सारा कुछ गुप्त काल में हुआ था। यहाँ तक कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, इन सब का रोटेशन ऑफ द अर्थ,
रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इन सब के बारे में खोज आर्यभट्ट ने किया था और गुप्त काल में हुआ था। खगोल शास्त्र की बात करेंगे अगर हम, जियोलॉजी की, तो आर्यभट्ट ने ग्रहणों की बात किया, कैसे ग्रहण लगते हैं, उसका क्या वैज्ञानिक महत्व है। बराहमिहिर का बृहद संहिता लिखा गया था इसी समय। यह नक्षत्र, ग्रह, मौसम विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान की बात करता था और चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास किया। तो ये आपका वैज्ञानिक प्रगति पर टिप्पणी हो गई। अगर आपने सब बातें लिख दिया है तो आप 10 में से 8 लिख लीजिए। और यदि आपको ये पता था केवल कि उस समय आर्यभट्ट पैदा हुए, बराहमिहिर पैदा हुए, चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में काम किया है, उस समय और भी आप घुमा फिरा कर लिखते हैं कि शून्य का आविष्कार हुआ, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इन सब का अध्ययन किया गया। अगर ये सब चीजें मिला कर लिखते हैं तो भी आप अपने आप को 6 नंबर जोड़ लीजिए। लेकिन आपने इनमें से कुछ नहीं लिखा है, केवल आपने स्वर्ण युग पता है और स्वर्ण युग के आधार पर सब कुछ मिलाकर लिख दिया है, साहित्य, कला, धर्म, स्थापत्य और साथ साथ विज्ञान के मामले में केवल आयुर्वेद का उल्लेख कर दिया है, चरक संहिता का उल्लेख कर दिया है, आपका बराहमिहिर का या आर्यभट्ट के नाम का ही केवल उल्लेख कर लिया है। इनमें से किसी का भी उल्लेख कर लिया है, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, बराहमिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, अगर इसका किसी का भी आपने नाम उल्लेख कर लिया है तो आप 5 नंबर लिख लीजिए। 10 में 5 नंबर लिख लीजिए फिर, ठीक है। अगर आपने सबका उल्लेख किया है, बृहद संहिता, बराहमिहिर की और आपके आर्यभट्ट का गणित में योगदान, शून्य की अवधारणा, बीज गणित, त्रिकोणमिति, दशमलव, सब कुछ उल्लेख किया है, तो 10 में 8 लिखिएगा। आपने मोटा मोटा 2, 3, 4 जो ये हुए थे वैज्ञानिक, इनका नाम लिखकर आपने पूरा एक माहौल बनाकर उत्तर लिख दिया है, तो आप 6 लिख लीजिए। केवल नाम लिखकर एक गुप्त काल के स्वर्णयुग के बारे में चर्चा कर दिया है, सब मिलाकर तो आप 4 या 5 नंबर लिख लीजिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी अनुदारवादियों के मध्य टकराव के मुख्य बिंदु क्या थे। तो सबसे पहले बात तो आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अंतर पता होना चाहिए। मॉडरेट कौन होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, आप बताना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और विभाजन कारण उदारवादी और अनुदारवादियों के बीच में तालमेल का अभाव था। तालमेल का अभाव ये था कि दोनों की सोच में अंतर था। सोच में अंतर में ये था कि जो उदारवादी थे उनका तौर तरीका संवैधानिक था, लड़ाई झगड़े का मतलब का तरीका नहीं था। वो नियम कानून, पढ़ाई लिखाई के अनुसार जो कानून था उसके अनुसार वो चीज़ों की मांग करते थे। उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण और निवेदन करना था, प्रार्थना करना था, याचना करना था, ठीक है। और प्रशासनिक सुधार की बात करते थे, सरकारी नौकरी की बात करते थे। तौर तरीका उनका बहुत ही उदारवादी था। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी थे, वो सीधी कार्रवाई पर विचार करते थे। वो कहते थे कि इनसे आप विनम्रता और निवेदन मत करिए, सीधी कार्रवाई करिए, यानी कि संघर्ष करिए, आंदोलन करिए, बहिष्कार करिए, स्वदेशी आंदोलन कराइए, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाइए और स्वराज की मांग करिए। ये दोनों के बीच में कार्यशैली का अंतर था। अगर आपने ये अंतर लिख आए हैं तो आप 10 में 7 और 8 के बीच में लिख लीजिए। जिसने सारी हेडिंग का उल्लेख किया है, जो मैं बोल रहा हूं, वो अपने अंक लिख ले 8। और जिसने मिला जुलाकर लिखा है, इन हेडिंग का जो मैं बोला हूं, ये जिन शब्दों को उल्लेख किया है सब बोला हूं कि संवैधानिक तौर तरीका, प्रशासकीय सुधार, शांतिपूर्ण तरीके, निवेदन करना, याचना करना, प्रार्थना करना, सरकारी नौकरी की मांग करना, प्रशासन में भागीदारी मांगना, ये सब था उदारवादियों का। अनुदारवादी सीधी कार्रवाई करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियों पर भाग लेते थे,
आंदोलन उनका नारा था, बहिष्कार था, ठीक है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी मांग करते थे बाल गंगाधर तिलक। आप एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में कौन कौन से उस समय नेता थे वो आपको लिखना पड़ेगा। लाल बाल पाल का उल्लेख करना चाहिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और नरम में आपको दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बहादुर तैयब जी, इन सब का उल्लेख करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इन सब का उल्लेख किया है तो आप 8 नंबर का उल्लेख कर लीजिए अपने पेपर में। और आपने केवल जनरलाइज किया है दोनों के बीच में, तो आप लिखिए 5 से 6 नंबर के बीच में। आप चाहे अपने आप को 5 नंबर दे लें, चाहे 6 नंबर दे लें, ठीक। अब आता है अगला क्वेश्चन, टिप्पणियां। टिप्पणियों में है आपका सांची स्वदेशी आंदोलन, नालंदा गोलमेज सम्मेलन 26 जनवरी 1950। अगर आपको सांची के बारे में पता है कि सांची मध्य प्रदेश में सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, सांची बौद्धकालीन उसमें कलाकृतियां हैं, सांची के स्तूप बनाए गए हैं। अगर इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं, यूनेस्को द्वारा मानता है ये बौद्ध धर्म की कला का प्रतीक है। अगर केवल सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, अगर आप इतना कुछ केवल लिखाते हैं तो आप एक जो टिप्पणी है वह 4 नंबर की है, आप 3 नंबर लिख लीजिए। अगर आप केवल ये लिख देते हैं सांची बौद्ध धर्म का प्रतीक है, सांची में स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है, अगर आप इतना लिखते हैं तो आप 4 में 2 नंबर लिख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लिख देते हैं 1907 के बाद जब बंगाल विभाजन हुआ तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, धरने प्रदर्शन किए। अगर इस सब चीज़ का वर्णन करते हैं आप, बंगाल से स्टार्ट हुआ, तो आप 4 में 3 नंबर लिख लीजिए। नालंदा के बारे में आपने वो सब लिख दिया था जो मैंने नालंदा के बारे में आपको बताया था शिक्षा के क्षेत्र में कि बख्तियार खिलजी द्वारा इसका विनाश किया गया था। ये आपके सबसे बड़ी विश्वविद्यालय था, 12वीं शताब्दी में इसका विनाश हुआ था। और यहाँ पर बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े तर्कशास्त्री, अर्थशास्त्री शिक्षा ग्रहण करते थे। हुएन सांग यहीं पर आया था नालंदा में। अगर ये सब बातें आप लिख के आते हैं तो आप 4 में 3 नंबर ले लीजिए। गोलमेज सम्मेलन 1930-32 के बीच में हुआ था। गांधी जी इसके में गए थे। गांधी जी के बाद इसके साथ ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, ठीक है। और ये लंदन में गोलमेज सम्मेलन किया गया था। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आप 4 में 3 लिख लीजिए। और आपने केवल गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका, गांधी इरविन समझौता इंग्लैंड में हुआ है, ऐसा कुछ लिखते हैं, सन लिख देते हैं, 1930-31 कुछ भी लिख देते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो 2 या 3 जैसा आपने लिखा हो लिख लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 के बारे में आपने सबने अच्छा लिखा होगा। देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, गणतंत्र हुआ था, आपका संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और भारत एक संप्रभु राज्य बना था, ठीक है। भारत के नागरिकों को संविधान समर्पित हुआ था। अगर ये सब चीज़ें लिखते हैं 26-50 के बारे में तो 4 में 3 नंबर लिख लीजिए, ठीक है, अगर आपने सब लिखा है। अब आता है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है कि भुखमरी, गरीबी और भुखमरी उन्मूलन संबंधी भारत सरकार की नीतियों की चर्चा। यदि आपको मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है कि हमारे देश की सारी योजनाएं भुखमरी और गरीबी से ही जुड़ी है, चाहे वो पोषण संबंधी हो, चाहे शिक्षा संबंधी हो, और चाहे आपकी क्या स्वास्थ्य संबंधी हो। शिक्षा को मत जोड़िए, स्वास्थ्य और खाद्यान्न को जोड़ दीजिए इसी में, या रोजगार संबंधी जो है वो अभी गरीबी और भुखमरी से निदान की है। तो इसमें आपने अगर योजनाओं का उल्लेख कर दिया है ठीक से, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, आवास योजना, पोषण योजना, पेंशन योजना, तो आप 10 में 8 नंबर लिख लीजिए। 10 में 8 नंबर लिख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद भौगोलिक उपनाम है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जितने नाम सही हो उसमें 1-1 नंबर ले, 2 नंबर ले लीजिए, और जितने गलत हो घटा दीजिए,
क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर भारत के लिए चुनौती का अवसर दोनों है। आपको अच्छी तरह मैं बता चुका था। समस्याओं में जनसंख्या की समस्या आपको लिख देना है, और अवसर में जनसांख्यिकीय लाभांश। हमारा देश नवयुवकों का देश है। अगर इनका सही से प्रयोग किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में और श्रम के क्षेत्र में, स्किल लेबर के क्षेत्र में, विश्व में नौकरियां प्रदान करने वालों के क्षेत्र में, तो हमारा ये जनसंख्या का बेहतर उपयोग हो सकता है। क्योंकि 35 साल तक की जो आबादी है, 14 से 35 साल, 18 से 35 साल के बीच में, वो देश की 50% आबादी है। तो इनका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने ये सब लिख दिया है तो आप 10 में से आप 8 नंबर लिख लीजिए। ठीक है। विकसित भारत लक्ष्य 2047 समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? अगर आपने चुनौतियों का अच्छा उल्लेख कर दिया है, ठीक है, गरीबी असमानता का, मानव विकास सूचकांक का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, सतत विकास लक्ष्य का, असमानता का, बेरोजगारी का, अकुशलता का, शिक्षा का, गरीबी असमानता का, आधारभूत ढांचा के कमजोर होने का, तो आप 10 में से 8 नंबर लिख लीजिए। अगर आपने घुमा फिराकर भारत के 247 लक्ष्य लिखे हैं समस्या वाले, जो विकास के लक्ष्य हैं उसी को आप उल्टा कर दिए हैं, समस्या बता दिए हैं, तो आप उसमें भी आप 6 से 7 नंबर लिख लीजिए। लोकतंत्र में राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगर आपने राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रकाश डालते समय बताया है कि राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रमुख है, आपने बताया है कि ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से मिलकर बनता है, आपने बताया है कि ये तमाम प्रकार की नियुक्तियां करता है, प्रधानमंत्री नियुक्तियां करता है, राजदूतों नियुक्तियां करता है, राज्यपालों नियुक्तियां करता है। आपने आप अगर लिख दिया है कि यह न्यायिक निर्णय करता है, मृत्युदंड को समाप्त करता है, तीनों सेनाओं का मुखिया है, ठीक है, लोकतंत्र का रक्षक है, जब हंग पार्लियामेंट होती है, जब किसी को बहुमत नहीं होता है, ये सब बातें अगर लिख दिया है राष्ट्रपति के बारे में, तो आप 10 में से 7 से 8 नंबर लिख लीजिए। और आपने मिला जुला कर लिखा है उत्तर, इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर कहानी बनाई है, ठीक है, तो आप 6 नंबर लिख लीजिए। ठीक। अगला है सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली। अगर आपने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के तौर तरीके बताए हैं कि सरकार पर्यावरण प्रदूषण रोकने का प्रयास कर रहा है, उत्सर्जन मानकों को प्रयास कर रहा है, और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का प्रयास कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण की कोशिश कर रहा है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है, एक निगरानी समिति बनाई गई है। अगर आपने कोई इतना लिख दिया है तो 10 में से 5 नंबर जोड़ लीजिए। ठीक है। और बीमारियों के संबंध में है मंकी पॉक्स। अगर लिख दिया आपने कि ये एक वायरस के द्वारा है, ये जानवरों द्वारा फैलता है, इसमें चकत्ते पड़ते हैं, बुखार आता है, तेज बुखार आता है, इतना कुछ भी लिख दिया है, तो ये 4 नंबर के हैं, आप इसमें 2 नंबर लिख लीजिए। क्रीमी लेयर में आप लिख दिया है कि ये ओबीसी के आरक्षण संबंध में है, जो लोग पिछड़ा और सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं, जिस परिवार की आय 8 लाख से कम होती है, तो उनको आरक्षण दिया जाएगा, और जिनकी आय 8 लाख से ऊपर है तो ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही क्रीमी लेयर है, यह आरक्षण संबंधित शब्दावली है। अगर आपने इतना भी लिख दिया है तो आप 4 में 3 नंबर लिख लीजिए। गगनयान मिशन के बारे में बता चुका था, ये आपने अगर सही से लिख दिया है तो 3 नंबर लिख लीजिए। चुनावी बांड आपने बता दिया कि चुनावी चंदा है, आरबीआई एक बांड घोषित करता है, और जो व्यक्ति चाहे तो उसे 1000, 2000, 5000 रुपये के रूप में ले सकता है, नाम गोपनीय रहेगा, और उस पार्टी के खाते में उसका वो चंदा चला जाएगा। अगर आपने चंदे के संबंध में उल्लेख कर दिया है तो 4 में 2 नंबर लिख लीजिए। कच्छद्वीप, अगर ये भारत श्रीलंका का विवादास्पद द्वीप है, अगर आपने ये लिख दिया है भारत श्रीलंका का द्वीप से विवादास्पद द्वीप है और मछुआरों संबंधित द्वीप है, मछुआरों संबंधी समस्या का समाधान किया जाना है, तो आप 4 में से 3 नंबर लिख लीजिए। और नहीं लिखा है आपने कि किससे भी विवाद है, तो आप इसको 0 कर लीजिए। ठीक है। और कुछ नहीं लिखा है तो आप 0 कर लीजिएगा जिस पे है। ठीक। आपदाओं की बढ़ती बारंबारता के संदर्भ में बाढ़ और सूखा क्रमशः पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड के लिए चुनौती है। तो बाढ़ और सूखा की समस्याओं के बारे में जो निदान होने चाहिए, अगर आपको सामान्य निबंध की जानकारी है और आपने वो सब लिख दिया है,
जैसे नदी में तटबंध का निर्माण करो, बाढ़ है तो पेड़ पौधों का संरक्षण करो बाढ़ से निपटने के लिए, जल निकासी प्रणालियाँ बनाओ, चेक डैम बनाओ, नालों की सफाई कराओ, जलाशय बनाओ, बैराज बनाओ, वृक्षारोपण करो। ये बाढ़ से निपटने के तरीके। नहरों का निर्माण करिए, तालाब बनाइए, ठीक है। अब बुंदेलखंड में सूखा से बचने के लिए जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण है, वर्षा की कमी है, आप पूरा जलवायु परिवर्तन लिख दीजिए। कारण निदान क्या है? वाटर से रिसाइकलिंग करिए, चेक डैम बनाइए, अच्छी कृषि प्रणाली लाइए, कम से कम पानी वाला व्यवस्था करिए, कम जल उपयोगी प्रौद्योगिकी लगाइए, वृक्षारोपण लगाइए, ताकि आपका अधिक से अधिक पानी बरसे। इस प्रकार से आपने अगर बना कर लिख दिया है तो 10 में 7 नंबर लिख लीजिए, और भी ऐसा कुछ लिखा घुमा फिरा कर तो 5 नंबर लिख लीजिए। नई शिक्षा नीति में आप 10 में 7 नंबर लिख लीजिए, क्योंकि आपने सबने अच्छा लिखा होगा, ठीक। व्यक्तित्व और चर्चित व्यक्ति जो हैं और आपका योजनाएं जो हैं, स्टडीज इन इंडिया कार्यक्रम, आपने अगर केवल इतना लिख दिया है कि विश्व के तमाम लोगों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करने के लिए योजना बनाई गई है, तमाम संस्थानों में एडमिशन हो रहे हैं, छात्रवृत्ति दी जा रही है, तो आप इसमें 5 में 3 नंबर लिख लीजिए। पढ़े भारत बड़े भारत, आप एजुकेशन पॉलिसी के बाद अगर लिख दिए हैं पढ़ाई के बारे में, तो आप 5 में से 3 नंबर लिख लीजिए। पढ़े भारत बड़े भारत में वही सब लिखना है। 5 3 2 1 जो प्रणाली है, 5 3 3 4 जो बालकों के लिए, निपुण भारत के लिए, मैं मातृभाषा में पढ़ाई कराने के लिए, एडमिशन समय से होना चाहिए, 100% एडमिशन होना चाहिए, GR 100% होना चाहिए। अगर आपने सब कोई कहानी लिख डाला है तो आप 5 में 4 नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये मूल्यांकन मैंने आपका पूरा करा दिया है। आप ये मूल्यांकन करते हुए अपने नंबर लिखिए जो मैंने उत्तर से अपेक्षा की थी, और मुझे टिप्पणी कीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में समान हिंदी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।